+1 फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन, जो कि यूनिट नंबर 6 है। ग्रेविटेशन लॉज के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने सीखा था। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ उससे आगे के टॉपिक्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की। अभी तक हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कोई भी बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है इस यूनिवर्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा है 9वीं क्लास में। उसी को आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज ग्रेविटेशनल फील्ड की। स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां तक भी इसका फील्ड महसूस किया जा सकता हो उसको हम यहां पे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके सेंटर पे ही हम मान लेते हैं कोई भी मास है यहां पे, तो यहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होता है, खिंचता है इसकी तरफ, देन इन दैट केस हम कह सकते हैं कि यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। थोड़ा सा और आगे चले, यहां तक भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पृथ्वी से काफी ऊंचाई तक कोई भी चीज गिरती है नीचे की तरफ, तो वो कहां पे गिरती है? पृथ्वी के ऊपर गिरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा, ग्रेविटेशनल खिंचाव हुआ, उस क्षेत्र में हुआ, तो वो क्या बन गया? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, जहां तक उसके खिंचाव को महसूस किया जा सकता है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? कैसे हमें पता चलेगा कि किसी जगह पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी वो कितना तेज है उस पर्टिकुलर जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये बताएगी कि वहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना तेज है या कितना कम है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगी वो होती है उसकी इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो सिंपली वी कैन डिफाइन दैट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी। ये चीज ध्यान रखिए कि जो इंटेंसिटी, क्योंकि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड को आप मेजर कर रहे हैं और वहां पे मेजर करेंगे, तो इसका मतलब वो किसके अंदर होना चाहिए? किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई बॉडी होगी, उसके ऊपर जो लगेगा ग्रेविटेशनल पुल, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड may be defined as the force experienced by a unit mass। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखें, यूनिट मास है। एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास प्लेस्ड इन दैट फील्ड प्रोवाइडेड दैट द यूनिट मास डज नॉट चेंज द फील्ड ऑफ द बॉडी। यानी कि जिस बॉडी के अंदर वो यूनिट मास रखा हुआ है वो उसके फील्ड को चेंज ना करे। ये ध्यान रखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। ई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके ऊपर ये वेक्टर हमने लगाया है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। नाउ ये चीज एक ध्यान रखना कि कई बार पूछ लेते हैं कि जी इंटेंसिटी क्यों, डेंसिटी क्यों नहीं ली गई? क्योंकि डेंसिटी भी तो ऐसी ही चीज है। तो यहां पे डेंसिटी नहीं लेंगे, हम इंटेंसिटी लेंगे, क्योंकि डेंसिटी उनकी होती है जिनको हम पकड़ सकते हैं चीजों को। फॉर एग्जांपल मास पर यूनिट वॉल्यूम हम चीजों का लेते हैं। मेरे पास ये पेन है, इसकी डेंसिटी में निकाले तो इसकी डेंसिटी हो सकती है, बट इंटेंसिटी उसकी ली जाती है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आप आवाज को सिर्फ सुन सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते। तो जिन चीजों को हम पकड़ नहीं सकते या जिन चीजों को हम अब किसी चीज के अंदर बंद नहीं कर सकते, या उसको के तो क्या लेंगे हम? इंटेंसिटी। और जिन चीजों को हम पकड़ सकते हैं उसकी हम लेंगे डेंसिटी। तो यहां पे हम ले रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ लेट्स ड्रॉ द एक्सप्रेशन फॉर दिस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। For that let us consider this is a body of mass m at placed at O। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका ये चारों तरफ मान लेते हैं कि ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहां पे एक यूनिट मास रखते हैं, से m0 is placed in the field of this। तो यहां पे हमने एक यूनिट मास रख दिया m0 से, एंड लेट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास जिसका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, से दिस पॉइंट P। यहां पे हमने एक टेस्ट मास रख दिया m0। तो यहां पे m इज द मास ऑफ द बॉडी एट O।
अब यहां पे इन दोनों के बीच में देखिए दो मास है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, न्यूटन्स लॉ कहता है कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, जिस तो यहां पे F दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दैट इज G M एंड स्मॉल m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बनती है यहां पे जो फोर्स लगेगी उनके बीच में वो। नाउ इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो मास कितनी फोर्स महसूस कर रहा है। तो E को यहां पे हम लिखें तो वी कैन राइट मैथमेटिकली दैट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, यानी कि जो यूनिट मास हमने लिया यहां पे इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो क्या होगी वहां पे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो यहां पे अगर इस फार्मूले को यूज करें यूजिंग न्यूटन्स लॉ जो यहां पे यूज करेंगे, देन जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, देन यहां पे F की जगह पे ये हमने पुट कर दिया एंड एम नॉट यहां पे पहले से है हमारे पास, तो एम नॉट से एम नॉट कैंसल, सो वी लेफ्ट विद E दैट विल बी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। So this is the intensity of gravitational field at point P. Now from here we conclude that intensity of gravitational field is inversely proportional to r square. अगर इसको हम graphically represent करना चाहें तो we can simply make a graph like this. In this direction I am taking the distance and in this direction I am taking the intensity of gravitational field. Since it is inversely proportional to r square तो क्या होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, ये ग्राफ यहां पे टच नहीं करना है, कहीं इस तरीके से गलती से टच कर दे तो टच नहीं करना है और ना ही ऊपर टच करेगा कहीं पे भी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहां पे जब आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को यहां पे रिप्रेजेंट करो। तो नाउ इफ यहां पे इंटेंसिटी निकालें किसके लिए, अर्थ के लिए, इफ m इज द मास ऑफ अर्थ देन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो मास था उसकी जगह पे मास ऑफ अर्थ पुट कर देंगे और जो रेडियस थी उसकी जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देंगे, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी एम एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, सो वी पुट आर स्क्वायर। एंड ये चीज हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था दैट जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो यहां से हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। इन केस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं हम यहां पे, तो ये सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट में आल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए दैट पॉइंट। तो ये है बेसिकली, आपको दो दो फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे एक फार्मूले से ही काम चल रहा है, क्या कि E और G दोनों एक ही चीज है, बट ये ध्यान रखें कि ये उस पर्टिकुलर प्लेनेट या अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अर्थ के केस में होगा, तो किसी भी प्लेनेट के लिए ये बनता है। नाउ डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस दैट हमें पता है E जो अभी अभी हमने पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, देन इन दैट केस फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला रखें तो हमें पता है m1 L1 T-2 एंड मास के लिए होता है m1, देन इन दैट केस m1 से यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद m0 L1 T-2. So this is the dimensional formula that is m0 L1 T-2 for intensity of a gravitational field. Now unit, if we talk about the SI units, in case of SI units there are two physical quantities for which there are separate SI units because force is there, m naught is there, force is, जो फोर्स के लिए यूनिट बनेगी वो होती है हमारे पास न्यूटन और मास के लिए होती है किलोग्राम, देन वी कैन सिंपली राइट न्यूटन पर किलोग्राम इज द SI यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इन केस ऑफ एमकेएस यूनिट, एमकेएस की बात करें तो यहां पे हम सिंपली डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हुए सिंपल सी यूनिट्स हम यहां पे लिख सकते हैं, बिकॉज मास यहां पे है नहीं, नो नीड ऑफ दैट, एल है, एल मींस लेंथ, लेंथ तो किसे मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहां पे हमने क्या यूज कर दिया, मीटर, और टाइम, टाइम को मेजर करते हैं हम एमकेएस सिस्टम के अंदर सेकंड्स में, तो क्या आ गया हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन इन सीजीएस यूनिट्स, अगर यहां पे सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो क्या बनेगा, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो पहले समझ लेते हैं इस चीज को। हमने पढ़ा कि जब
किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, एंड देन फोर्स लगेगी तो उसके अंदर मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो वर्क होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वर्क होता है वहां पे, तो इसका मतलब वर्क विल बी देयर। और जब वर्क होता है तो वर्क से आता है हमारे पास पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन देखते हैं पहले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ध्यान देना यहां से, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास की किसी बॉडी को कहां से लेके आए, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब जो वर्क हमें करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में, जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो वर्क क्या कहलाता है, उसका उस मास के ऊपर किया गया, यूनिट मास के ऊपर किया गया वर्क क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए दैट पॉइंट। सो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात के एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है इसमें कि विदाउट एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट एक्सेलरेशन, क्यों, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, देयर विल बी ए फोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, वो फोर्स क्या करेगी, इस फोर्स को अपोज कर सकती है या इसका बेनिफिट मिल सकता है उसको। तो वहां पे क्या करना है, इस मिसमैचिंग के लिए हमें क्या करना है, यहां पे और कोई फोर्स उसके अलावा, इस सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, दिस ए शुड बी जीरो, ए शुड बी जीरो मींस देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन। तो फिर हो सकता है क्वेश्चन की बिला सर फिर आएगा कैसे, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके आए, हमने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कर देंगे, इन दैट केस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट एक्सेलरेशन इज जीरो, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट जो पहुंचेगा वहां पे तो वो बन जाता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ध्यान रखिए एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर, बिकॉज दिस इज वर्क, वर्क पर यूनिट मास, work is a scalar and mass is also a scalar quantity, so this is again a scalar quantity। लिखना चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट P के ऊपर, then we can simply write work done per unit mass, W is the work done and m naught is the mass, mass unit mass जो भी हमने लिया है वो। now डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस, तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूले के लिए हम यूज करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L2 T minus 2 and for mass dimensional formula is m1, so we can write m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा यहां पे and then L2 T minus 2, ये बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहां पे SI यूनिट्स की बात करें तो SI यूनिट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं यहां पे VP से लिख देता हूं एक बार। तो वर्क के लिए जो यूनिट होती है SI यूनिट मेजर करते हैं हम जूल के अंदर, तो यहां पे हो जाएगा जूल, एंड यहां पे मास को मेजर करते हैं किलोग्राम, और नीचे है तो पर किलोग्राम, तो ये हो जाएगा हमारे पास जूल पर किलोग्राम। सो दीज आर द यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेट्स मूव फर्दर एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ ऑफ मास, हम अर्थ ही ले लेते हैं स्टार्टिंग से ही, m एंड r यहां पे हमने इसकी कंसीडर कर ली, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस अर्थ। नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P at which we are going to find out the gravitational potential. Now let this point P is at a distance r from the center of earth, here is the center of earth, यहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट, से दिस Q and which is situated at a distance x from this. A test mass is placed at this point, say m naught is the test mass जिसको हमने वहां पे रखा है। Then gravitational force between these two, that F, that is equal to g m naught divided by
डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, सो क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां पे, इस टेस्ट मास को थोड़ी सी डिस्टेंस dx, बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस मान लेते हैं हमें, और इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं dx। इस पे मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इसको हम dw से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस dw दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx। सो हमारे पास जो फार्मूला आएगा दैट इज m नॉट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इनटू dx। अब क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर के यहां तक लेके आना है। कहां से, R से लेकर के, ये R पोजीशन हमने कही थी, और कहां पे लेके आना है, 0 पे ना, नो, कहां से लेके आना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला ध्यान रखो, कहां से लेके आएंगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट R। तो कहां से लेके आएंगे, इसको इंफिनिटी से लेकर के R तक लेके आएंगे। सो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट इज W, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस dW, कहां से, इंफिनिटी से लेकर के R तक हम इसको लेके आ रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा इसमें m नॉट x स्क्वायर इंटू dx, इंफिनिटी से लेकर के R तक। देन इन दैट केस हमारे पास यहां पे आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो g कांस्टेंट, m नॉट कांस्टेंट, एंड अंदर जो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और कहां से, इंफिनिटी से लेकर के R तक। इस जब इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है m नॉट, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1 बाई एक्स, एंड यहां से इंफिनिटी से लेकर के R तक। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार वेरिएबल में अपर लिमिट x की जगह पे r पुट करेंगे, फिर इंफिनिटी पुट करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, -gm नॉट अपर लिमिट 1 बाई r, और इसकी जगह पे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी, -1 बाई इंफिनिटी, वी कैन राइट दैट इज -gm नॉट अपॉन r। सो दिस इज द वर्क डन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने फार्मूला पढ़ा था जो पोटेंशियल का था, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो वी कैन राइट दिस वर्क डन gm नॉट नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई r एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई m नॉट से m नॉट कैंसल, so we left this gravitational potential Vp that will be equal to minus gm by r. So this is the gravitational potential at point P। मतलब इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ा वो बनता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इतना वर्क उसको करना पड़ेगा उस टेस्ट मास m नॉट के ऊपर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहां पे जो फार्मूला हमने पढ़ा Vp जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था -gm बाई, यहां पे कैपिटल R ले लेते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो ये हमारा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला -gm बाई r। अब यहां से अगर देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। दूसरा पॉइंट यहां पे व्हेन r इज इंफिनिटी, जो नीचे का पॉइंट है ये इंफिनिटी क्या था, r क्या था एक्चुअल में, जो मास था, बड़ा मास था, जो ऑब्जेक्ट था उससे डिस्टेंस थी जहां पे उस पॉइंट की जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो जब ये डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, r इंफिनिटी होते ही किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंफिनिटी के ऊपर जाके 0 होगा। बट यहां पे एक और कमाल की बात है, वो ये कि 0 जब इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी इट्स ए मैक्सिमम वैल्यू।
तो यहां से ये चीज क्लियर है कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी, 0। कमाल की बात है, किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 0, और वो भी कहां मिलेगी, इंफिनिटी के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज बी नेगेटिव, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी 0, और कहां पे, इंफिनिटी के ऊपर हमें मिलेगी। नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ R इज इक्वल टू R, जो हमने यहां पे डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें Gm/R हम यूज कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, दिस स्मॉल r that becomes equal to radius of earth, in that case जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा that will be -Gm/R। तो ये बनता है फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ के लिए। Now gravitational field is a vector quantity whereas gravitational potential is a scalar quantity। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, वो हमारे पास E था, दैट वाज फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स पर यूनिट मास में क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो था वर्क पर यूनिट मास, और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल ऑलवेज बी ए स्केलर क्वांटिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी वजह से इसको, किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को या क्या कहा जाता है, स्केलर फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। मे बी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, बट अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन डाल भी दिया जाए कि व्हाट इज स्केलर फील्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्केलर फील्ड का मतलब दैट इज टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास। एक चीज की ध्यान रखें कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाले, फील्ड निकाले, मास निकाले, एनर्जी निकाले, कुछ भी निकाले, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होंगी। तो पहला पॉइंट ये चीज आप ध्यान रखें हमेशा, क्या, कि जब भी निकाले तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, किसी बॉडी के अंदर ही निकालेंगे। वहां पे इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगेन विदाउट ए एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी क्या रहेगी, वो विदाउट ए एक्सेलरेशन ही रहेगी, एल्स एवरीथिंग इज सेम। उसी तरीके से यहां पे m मास मान लेते हैं, r इसकी रेडियस मान लेते हैं। तो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर फोर्स पोज करो, p पॉइंट के ऊपर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना, एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहां पे उसी तरीके से एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, से q पॉइंट एट ए डिस्टेंस x, ये कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, और p पॉइंट यानी कि हम r के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx, उसके लिए वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, that is dw, that will be equal to force into small displacement dx. Force is gravitational force, that is given by gm small m naught divided by x square. So small amount of work done जो बनेगा हमारा इसके अकॉर्डिंग, that dw that will be equal to gm m naught x square into dx. Now total work done कहां से, उसी टाइप से इंफिनिटी से P पॉइंट तक लेके आने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, dw को, कहां से, इंफिनिटी से लेकर के r तक, क्योंकि वहां पे पॉइंट हमने लिया है r। तो इंफिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, वी लेफ्ट दैट इज gm नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड यहां से इंफिनिटी से लेकर के r तक। वेल इसको सोल्व करेंगे तो उसी टाइप से वर्क डन, दिस gm m नॉट, तीनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। वेल इसको सोल्व करेंगे, gm m नॉट एंड दिस इज -1 बाई एक्स एंड इंफिनिटी से लेकर के r तक। उसी टाइप से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस वर्क डन दैट इज gm m नॉट, एंड यहाँ पे
-1/r minus minus plus 1/infinity. Again this work done, that will be equal to minus gm m naught by r. So this is the gravitational potential energy at point P. तो यहाँ पे gravitational potential, this work done will be stored as gravitational potential energy. So we can write with the help U that minus g m naught divided by r. So this is the gravitational potential energy at that point. Now let's move further. अब यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की, जिसको हमने कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया, दैट इज माइनस जी एम नोट बाई आर. तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एक चीज तो क्लियर है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी यानी कि आर बढ़ेगा, आर बढ़ने का मतलब नीचे की तरफ है, ये वैल्यू क्या होगी, पूरी वैल्यू हमारे पास स्मॉल आएगी. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये वैल्यू स्मॉल आएगी, बट नेगेटिव साइन इज हियर. नेगेटिव स्मॉल होने का मतलब है बड़ा होना, क्योंकि नेगेटिव स्मॉल -3 नंबर, हम एक बार डिस्कस करते हैं इसको, -3 -2 -1. अब यहां पे नंबर छोटा आता जा रहा है. देखिए 3 से 2 से 1 पे हम जाएंगे तो 1 छोटा है किसके मुकाबले, 3 के मुकाबले. बट इस पूरे रिजल्ट में देखा जाए तो -1 इज बिगर देन -3. सेम थिंग हैपेंस हियर. ये क्वांटिटी जितनी छोटी होगी नेगेटिव साइन लगेगा, उतना कम नेगेटिव होगा, और जितना कम नेगेटिव होने का मतलब है वो उतना ही पॉजिटिव होगा. तो यहां पे जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये घटेगा, ये पूरा फैक्टर ये घटेगा, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. सो डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज. एंड कहां पे मैक्सिमम, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगी, और कितनी होगी, अगेन दैट इज 0. तो कितनी होगी, 0. तो ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही 0 होंगी कि कहां पे, इन्फिनिटी के ऊपर जाके. वेल आगे बात करते हैं. नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि वहां पे फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव इन नेचर. पॉजिटिव होता तो रिपल्सिव, धकाती, और नेगेटिव है तो वो खींच रही है अपनी तरफ. नेगेटिव साइन इज देयर, तो इसका मतलब वो कैसी होगी, यहां पे अट्रैक्टिव नेचर की होगी. एंड जो वर्क होगा वो कौन करेगा फिर, नेगेटिव साइन मींस वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड. नेगेटिव वर्क अगर पॉजिटिव होता तो उस ऑब्जेक्ट को वहां पे आने के लिए करना पड़ता, बट यहां पे ये क्या है, नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्क कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगा यहां पे. इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम r1 टू r2. देखिए अभी तक हमने माना था कि इन्फिनिटी से आर के ऊपर हम लेके आए उस ऑब्जेक्ट को. पिछले केस में हमने यही डिस्कस किया है कि हम कहां से लेके आए थे उसको, इन्फिनिटी से लेकर के पी पॉइंट पे ऊपर लेके आए थे, जिसको हमने आर कहा था. अब ये हो जाए कि हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि R1, सपोज दिस इज से R2, दिस इज से R1, इन दोनों पॉइंट के बीच में बात करें तो वहां पे कैसे होगा. फॉर दैट वी हैव टू डू समथिंग. तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम उसका, R1 से लेकर के R2. वहां पे इंटीग्रेशन हमने कहां से कहां किया था, इन्फिनिटी से लेकर के R तक. अब क्या होगा, R1 से R2 पे लेके आ रहे तो R1 से R2 इंटीग्रेट कर देंगे. P1 से P2 लेके आते तो P1 से P2 इंटीग्रेट कर देते. तो यहां पे जिस भी पॉइंट से जिस पॉइंट पे लेके जाएंगे उसी के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा GMM अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्योंकि यहां पे ये नेगेटिव वैल्यू आती है. मैं एक पॉइंट बीच का स्टेप यहां पे आपको बताऊं, तो बीच का स्टेप जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा दैट इज GMM, एंड अंदर की तरफ आता है हमारे पास 1/x. इसको सोल्व करेंगे तो, एंड ये आ जाएगा R1 से लेकर के R2 तक. तो इन दैट केस यहां पे अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है GMM 1/R2 with negative sign and minus plus 1/R1. So R1 प्लस होगा, R2 नेगेटिव होगा, तो R2 हमने इस तरीके से रीअरेंज किया है जस्ट इन चीजों को. नाउ इफ ए बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट h, अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर उस बॉडी को मूव किया जाए, नीचे से उठा के किस हाइट के ऊपर ले गए हम उसको, h हाइट के ऊपर लेके गए हैं, देन इन दैट केस उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा, अभी हमने बात की कि एक जगह से जब दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो एनर्जी में तो चेंज आता है,
तो यहां पे अगर हम एनर्जी चेंज की बात करें कि अर्थ के सरफेस से हम कितनी हाइट पे ले गए उसको, h हाइट पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, डेल्टा U, दैट इज इक्वल टू mgh। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस हाइट के ऊपर, h हाइट h। करके देखते हैं इसको मैथमेटिकली किस तरीके से आएगा। सिंपल सा फार्मूला था, हमने जो R1 से R2 जो डिस्टेंस थी उसको R प्लस एच कर दिया। R प्लस एच क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस से कितना h के ऊपर ले गए, हम h हाइट के ऊपर उसको लेके गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी R, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा R प्लस एच। इसमें से 1/r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लेंगे तो जैसे ही, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे r प्लस एच। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है, थर्ड क्लास में से शुरू होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वेल आप कर सकते हैं, इसको भी अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो ये डायरेक्ट सोल्व करके रखा है, मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। 1 यहां से फिर से हमने r कॉमन ले लिया, इसमें से जो ये फैक्टर था इसमें से r कॉमन लेने, तो 1 प्लस एच बाई आर, ये बनता है हमारे पास फैक्टर। अब क्या किया, r से यहां पे ये r कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद 1/1 प्लस एच आर। इसको हम ऊपर लिखेंगे तो विद नेगेटिव साइन 1 लिख सकते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो पावर आगे आ जाती है, तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा यू जी एम एम बाई आर 1 माइनस, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, पावर आगे आती है, तो 1 माइनस एच बाई आर। यहां पे हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज हायर टर्म्स में क्या होता है, हमारे पास आता है एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वो बाइनोमियल थ्योरम में पहले करवा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। इन दैट केस क्योंकि r के मुकाबले h जो हाइट है वो बहुत कम है, तो r बड़ा होगा। किसी भी छोटी से डिवाइड करते तो छोटी क्वांटिटी, देखो किसी भी पॉइंट को, किसी छोटी क्वांटिटी को किसी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास छोटी क्वांटिटी आएगी। छोटी क्वांटिटी आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा फैक्टर है छोटा आएगा, और किसी भी छोटे का स्क्वायर करते, किसी स्मॉल क्वांटिटी का उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर क्या होगा। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ये हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है। तो हायर टर्म्स नेग्लेक्ट करते ही हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा 1 माइनस 1 माइनस एच बाई आर, माइनस है, माइनस माइनस कैंसल, प्लस बच जाएगा ये हमारे पास। तो हमारे पास बचा यहाँ पे जी एम एम बाई आर एंड एच बाई आर, एच बाई आर, आर का आर के साथ मल्टीप्लाई, हमारे पास बच जाए आर स्क्वायर। वेल अब इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फैक्टर हमने अलग कर दिया, और जो ये फैक्टर था सारा ये हमने अलग कर दिया, दैट इज एम एच। और अभी आपको ध्यान में होगा कि जो जी एम बाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा था दैट वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल जी, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास स्मॉल जी, एंड हेंस हमने अभी भी डिस्कस किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से h हाइट के लिए उठाएंगे। आगे बात करते हैं हम सैटेलाइट की। सैटेलाइट आपने सुना होगा, कई बार सुना है, देखे तो शायद नहीं होंगे, टीवी में देखे भी होंगे। सैटेलाइट क्या होता है एक्चुअल में, सिर्फ वो सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट को समझते हैं यहां पे क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जब चक्कर लगाना शुरू करता है, then in that case that becomes the satellite of that massive object. एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं सन, अर्थ और मून सिस्टम की। मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्यों, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है एंड मून छोटा है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। नाउ अब सन और अर्थ की बात करें तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट मींस अर्थ इज ए सैटेलाइट ऑफ सन। तो इसका मतलब अपने से बड़ी चीज के चारों तरफ कोई चक्कर लगाता है तो वो क्या बनता है, वहां पे सैटेलाइट बनता है। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू कैटेगरीज, वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट, जो मेड बाय नेचर, प्रकृति ने बनाए हैं। अभी हमने बात की थी मून की, अर्थ की, प्लैनेट्स की, वो सारे के सारे क्या है, ऑल दोज आर नेचुरल सैटेलाइट्स। And what is artificial satellites? These are the satellites made by man, हमने बनाए। आपने सुना होगा, हमने एजुसेट के बारे में सुना होगा जो एजुकेशन के लिए सैटेलाइट्स हैं, इनसेट के बारे में सुना होगा, भास्कर, रोहिणी, स्पुतनिक एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इन द स्काई। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम बनाते हैं। नाउ बात ये आती है अब कि वो सैटेलाइट कैसे उस अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं,
दैट इज द पॉइंट ऑफ मैटर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सैटेलाइट कब सैटेलाइट बन जाता है, कब वो उस किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको सैटेलाइट बना सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कि किस तरीके से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। पहले लॉन्च करते हैं, उसके बाद इस प्रिंसिपल को समझेंगे। फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ एंड दिस इज ए टावर। कोई भी टावर है, हम किसी भी हाइट पे रख सकते हैं क्योंकि हमें उसको फेंकना है दूर तक। तो होगा क्या, हमने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंक देते हैं और वो सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। तो एक तरीके से यहां पे हमने ये एक प्रोजेक्टाइल फेंका इस तरीके से, तो होगा क्या, कुछ डिस्टेंस के ऊपर जाके ये अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। से एट दिस टाइम दिस इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी से v1 एंड इट फॉल्स एट दिस फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पोजीशन। नाउ हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा और दूर फेंकने के लिए इसको थोड़ी सी वेलोसिटी हमने और दे दी। अगेन क्या होगा, इट विल फॉल टू सेकंड पॉइंट विद वेलोसिटी v2। अब v2 के अंदर क्या हुआ कि v2 जो है वेलोसिटी v1 से ज्यादा थी, सो रेंज की बात करें तो यहां पे भी क्या हो जाएगी, जो सेकंड पॉइंट आएगा वो फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा दूर ही जाएगा। तो इस तरीके से वो चलेगा आगे की तरफ। अगेन मैं इसी तरीके से और वेलोसिटी देता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, इट फॉल्स ऑन द अर्थ विद वेलोसिटी से v3, हम इंक्रीज करते रहेंगे। अल्टीमेटली एक सिचुएशन क्या आएगी कि ये इसको हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि इट विल नेवर फॉल्स ऑन अर्थ बट ऑलवेज टेंड्स टू फॉल, मतलब जमीन पे गिरे नहीं परंतु हमेशा क्या लगता रहे कि ये अब गिरेगा। देखो ये, और इस चक्कर में क्या होगा, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा एंड बिकम्स सैटेलाइट। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है कि सैटेलाइट बन जाता है। तो वो जो सैटेलाइट बनता है इस तरीके से किसी भी चीज को घुमाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी, उस वेलोसिटी वो पहुंचेगी, उसके बाद ही वो क्या बन पाएगा, सैटेलाइट बन पाएगा। अब हो सकता है बोला उससे ज्यादा दे दे तो, और ज्यादा दे दे तो मे भी उसका ऑर्बिट कहीं और बन जाए। अब ऑर्बिट क्या है, जिसमें वो सैटेलाइट घूम रहा है, जहां पे उसने घूमना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां तक जो पॉइंट बनेगा वो क्या है, उसको लॉन्च करने की। अब यहाँ पे उस प्रिंसिपल को देखते हैं, क्या लिखा हमने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सफिशिएंट इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज आई थी, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें चाहिएगी, उतनी वेलोसिटी अगर उसको मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, उसके चारों तरफ घूमने लग जाएगा। दैट्स व्हाई आई रिटन हियर सफिशिएंट इनिशियल वेलोसिटी सो दैट इट नेवर फॉल्स ऑन द अर्थ बट एंड ऑलवेज टेंड्स टू फॉल एंड स्टार्ट रोटेटिंग। किस तरीके से, इन एन ऑर्बिट एंड अराउंड द अर्थ एंड इट बिकम्स सैटेलाइट। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है कि सैटेलाइट बन जाता है। नाउ ये है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, आप कोई भी सैटेलाइट देखा हो आपने, उस सबको छोड़ने के लिए एक निश्चित वेलोसिटी चाहिएगी, उस वेलोसिटी के बाद ही उस सैटेलाइट वो बन पाएगा। कैसे होगी, कितनी होगी, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि किसी भी सैटेलाइट को जब छोड़ा जाता है तो वो एक ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है। नाउ उस ऑर्बिट में घूमते वक्त जो उसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे यहां पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। या दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि उस ऑर्बिट में भेजने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को भी क्या कह सकते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये बनती है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाउ टू फाइंड दैट, लेट्स डू दैट। Now let's try to find out the orbital velocity. For that let us consider this is our earth and mass of earth m and r is radius of earth. Now let us consider a satellite is revolving in a orbit at a height h. So this is the orbit जिसमें हमने सैटेलाइट को भेजना है। Then in that case यहां पे जब वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो मींस उसका मास भी होगा। तो मास m, ये हम कंसीडर कर लेते हैं मास ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का जो मास है उसको हमने m कहा एंड दैट लेट अस कंसीडर दैट इज रिवॉल्विंग एट ए हाइट h एंड यहां पे जो टोटल डिस्टेंस बन जाती है वो बन जाती है हमारे पास r प्लस h, और इसको हम कह देते हैं r दैट इज इक्वल टू r प्लस h।
देन इन दैट केस वो जब इस पथ के ऊपर घूमेगा और इस वेलोसिटी को हम कह देते हैं कि वो जो वेलोसिटी घूम रही है दैट इज v, एंड v इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिससे वो इसके अंदर चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, से दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी v। देन इन दैट केस जब भी कोई चीज घूमती है किसी चीज के चारों तरफ तो हमें पता है उसके ऊपर फोर्स लगती है और उस फोर्स को हमने नाम दिया है centripetal force, and that centripetal force that is equal to mv square by r। now अब यहां पे ये तो हुई सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मास था और वो सैटेलाइट है, उसका मास हमने कह दिया स्मॉल m, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगी। देन इन दैट केस ग्रेविटेशनल फोर्स जो बनेगी दैट विल बी F, दैट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, बिकॉज यहां पे हमने r लिया है तो r स्क्वायर आ जाएगा। देन इन दैट केस अब होगा क्या कि एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दोनों में सेम है। इन दैट केस जो दोनों फोर्सेस होंगी दोज मस्ट बी इक्वल, अगर वो एक पर्टिकुलर पथ के ऊपर रोटेट करना शुरू करता है, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगी। इन दैट केस इन बैलेंस कंडीशंस जो हमारे पास आएगा this force must be equal to this force, so we can write here that mv square by r that must be equal to gmm by r square। अगेन यहां से m से m कैंसल, r से स्क्वायर कैंसल, so we left with v square is equal to gm by r। ये आती है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ gm बाई r। सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और हमें पता है कि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm बाई r स्क्वायर। फ्रॉम हियर अगर हम gm की वैल्यू निकालें तो वी कैन राइट gr स्क्वायर। Let's put that value here in this equation. V that will be equal to g r square divided by r under the root। Now यहां पे हमारे पास r बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ जी r की जगह पे मैं यहां पे r प्लस h पुट कर देता हूं। So this is the velocity and this velocity is known as a orbital velocity। तो इस वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है तो वो क्या रहेगा? अर्थ का एक सैटेलाइट बन जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, जिसको हमने अभी अभी कैलकुलेट किया वी आर इंटू जी अंडर रूट ऑफ जी आर प्लस एच, वो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। यहां पे कहीं पे भी हमने जो फार्मूला पढ़ा था, दूसरा फार्मूला हो सकता है आपके यहां पे स्किप हो चुका हो माइंड से, तो मैं आपको याद दिला दूं दैट वाज इक्वल टू gm बाई r अंडर द रूट। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने फेंका उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम चाहे 1 किलो की चीज फेंक दे वहां पे, चाहे 1000 किलो की कोई चीज फेंक दे, दोनों के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी। बट किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्लेनेट, radius of the planet, and also at what height you want to put the satellite, यानी कि ऑर्बिट कहां पे बनाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बनती है हमारी वेलोसिटी। दूसरा है डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट और हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तीसरा पॉइंट व्हेन h इज लेस देन r, यानी कि जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, बहुत नजदीक अर्थ के सरफेस से उसको छोड़ा जाता है, देन इन दैट केस जो वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है दैट इज, ये सिंपल सा फार्मूला है, ये हम यहां पे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर, क्योंकि हाइट यहां पे h को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है इन कंपैरिजन टू r, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा g बाई आर। देन g बाई आर को हम यहां पे लिख सकते हैं, r अंदर जाएगा तो g r स्क्वायर अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो r स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद जी आर। तो ये बच जाता है फार्मूला। तो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ वेलोसिटी का फार्मूले की बात करें दैट बिकम्स अंडर रूट जी आर। नाउ व्हाट इज दैट वेलोसिटी? लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दैट। जी की वैल्यू आती है हमारे पास कितनी? 9.8। आर की वैल्यू, अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, तो यहां पे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे
सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एज एन एवरेज अगर हम यहाँ पे कहना चाहें किलोमीटर्स में रफ आइडिया कैलकुलेट करें तो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो अर्थ का क्या बन जाएगा, सैटेलाइट। अगर आप इस स्पीड से एक पत्थर भी फेंक दोगे तो क्या होगा, वो अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा, वो अर्थ के ऊपर गिरेगा नहीं कभी भी। बट ये चीज ध्यान रखें, स्पीड शुड बी मीटर पर सेकेंड, जो अभी मैंने बताया था 8 किलोमीटर पर सेकेंड इज देयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेल, तो ये था वेलोसिटी और सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना समय लेगा वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए थे बीच में वो ट्राई करने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं या क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको ट्राई करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक यू।